इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरदारी की राम राम। साथियों, किसानवाणी कार्यक्रम फोन इन, और इस कार्यक्रम में हम लाएं आपके बीच में एक ऐसा विषय जो जरूरी है मौसम परिस्थिति के हिसाब से, ताकि आपकी उससे संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप उस समस्या का समाधान सीधे ही हमारे विशेषज्ञ से कर पा करके एक बेहतर खेती कर सके। क्योंकि हमारे जो कार्यक्रम का उद्देश्य है कि देश का जो किसान है आर्थिक रूप से मजबूत हो। जब देश का किसान आर्थिक रूप से मजबूत होगा तभी ये देश आर्थिक रूप से संपन्न होगा। बिना किसान की आर्थिक संपन्नता के हम देश की आर्थिक संपन्नता की कल्पना ही नहीं कर सकते। और जब देश की बात चली है तो भारतीय संसद चुनाव 2024 चल रहे हैं, क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और ये लोकतंत्र तभी है जब आप अपना 100% मतदान इसमें करेंगे, क्योंकि आपका मतदान मात्र मतदान नहीं है, बल्कि आपका भविष्य, आपकी योजनाएं और आपके देश को पूरे विश्व में एक जीवंत और सफल लोकतंत्र बनाने के लिए आपकी भूमिका है। तो आपसे यही निवेदन है कि आप अपना 100% मतदान अवश्य करेंगे। तो आप का जो हमारा विषय है वह हरी खाद का महत्व व उसके लिए उगाई जाने वाली फसलें। और बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर विनोद कुमार, जो संयोजक हैं प्राकृतिक कृषि प्रशिक्षण संस्थान कुरुक्षेत्र से, और उनसे बातचीत करेंगे विनोद भाई। ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आपको बता दें कि जो आपके प्रश्न के लिए फ़ोन नंबर है वो रहेगा 221-322, जो साथी कुरुक्षेत्र से बाहर के हैं या जो मोबाइल से फ़ोन करेंगे उनके लिए STD कोड आवश्यक है। और STD कोड है कुरुक्षेत्र का 01744, यानी 01744 221-322 पे आप फ़ोन करके अपनी कोई भी विषय से संबंधित समस्या है उसका समाधान आप सीधे हमारे विशेषज्ञ से कर सकते हैं। तो चलते हैं स्टूडियो में और करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। किसान वाणी कार्यक्रम सुनिए सारे वाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज है दिन मंगलवार, और दिन मंगलवार ने हम लेकर आए हैं कार्यक्रम फोन इन। और फोन इन कार्यक्रम का आज का जो विषय है वो है हरी खाद के महत्व और उसके लिए उगाई जाने वाली फसलें। और इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर विनोद कुमार जी को। आप संयोजक हैं प्राकृतिक कृषि प्रशिक्षण संस्थान कुरुक्षेत्र में। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद भाई। और मैं सभी रेडियो प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज मुझे इस महत्वपूर्ण समय पर किसान भाइयों की सेवा के लिए और किसान भाइयों को नए नए सुझाव देने हैं तो आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया है। डॉक्टर साहब, जैसे आज का विषय है कि हरी खाद का महत्व और उसके लिए उगाई जाने वाली जो फसलें हैं। डॉक्टर साहब, इस टाइम जो है खेतों में जो है गेहूं की फसल कट ली है और खेत खाली पड़े हैं, और आगे जो धान की फसल किसान भाइयों ने लेनी है तो उसमें भी समय बाकी है। तो किसान भाई जो है इस खाली समय में अपने खेत में कौन सी फसल उगावें, और जो है ये समय है जो खाली समय है उसमें अपनी खेत की जो मिट्टी है या भूमि की जो संरचना है उसकी बढ़ोतरी खातर क्या काम कर सके हैं? विनोद भाई, पिछले लगभग 5 माह से किसानों द्वारा अपने खेतों पर बहुत जी तोड़ मेहनत की थी, और उस मेहनत का अब गेहूं की फसल कटने के उपरांत किसान भाइयों को भरपूर फल भी मिला है। और भगवान की दया से और भगवान की और किसान भाइयों की जी तोड़ मेहनत से अब की बार कि जो खाली समय है खेत का बीच में, तो इस समय किसान भाई जो है क्या करें? तो मैं आपको बता रहा था कि इस वर्ष जो है किसानों की मेहनत से किसानों द्वारा बहुत अच्छी गेहूं की फसल का उत्पादन हुआ है। और किसान भाइयों के यहाँ 20 क्विंटल से लेकर 25 क्विंटल प्रति एकड़ तक का उनके यहाँ उत्पादन हुआ है जी। अब गेहूं की कटाई के उपरांत और जो हमारी बीज की विंडो है जी, लगभग यानी कि 15 अप्रैल से लेके और 15 जून तक का जो हमारा समय है जी डॉक्टर साहब, वो समय किसान के लिए खाली समय है। उस दौरान उसके खेत भी खाली रहेंगे जी। तो खेत खाली के दौरान जो है किसान भाई अपनी भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने हेतु किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं, इस विषय के में आज हम चर्चा करना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो उसके लिए, क्योंकि आज अगर हम बात करें, किसान भाई बात करते हैं बीज की वैरायटी की, खाद की मात्रा की, दवा की मात्राओं की, लेकिन जब भूमि के स्वास्थ्य की जब बात आती है तो किसान भाई इस पर चुप्पी साध देते हैं जी, जो कि हमारी खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि अगर हमारे खेत की, हमारी मिट्टी की ताकत हम बरकरार रख पाएंगे तो निश्चित रूप से हम
आने वाली फसलों की एक बेहतर उत्पादन हम ले पाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो इस जो हमारे पास जो विंडो है, ये लगभग जो 1.5-2 महीने की विंडो हमारे पास जो खाली है इस समय, इसमें किसान भाई किस प्रकार से अपनी भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ा सकते हैं। तो उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रारूप ये मैं कह सकता हूँ जी कि अगर किसान भाई इस खाली समय में, यानी कि 15 अप्रैल से लेके या 20 अप्रैल से लेके और 15 जून तक का जो समय उनके पास, अगर अपने खेतों में वो विभिन्न फसलें, जैसे चाहे ढैंचा हो, चाहे सनई हो, चाहे मूंग हो, चाहे लोबिया हो, उड़द हो, गवार हो, ज्वार हो, अगर इन फसलों की वो काश्त करते हैं और बाद में लगभग 2 महीने की फसल के उपरांत अगर उनको अपने खेतों में मिला देते हैं, तो निश्चित रूप से वो अपने खेतों की उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जो आपने कहा कि सनई है, ढैंचा है, लोबिया है, गवार है, उड़द और मूंग है, तो ये हमारी हरी खाद है। तो हरी खाद अगर किसान भाई, आपने कहा कि जो खाली समय उसमें इसमें अगर इनकी वो बुआई करें और फिर बाद में फसल में मिला दें, तो इससे जो है मिट्टी की संरचना में क्या क्या फर्क देखने में मिलेगा डॉक्टर? देखिए, मैं विनोद जी, मैं छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा जी कि जो फसलें मैंने आपसे कहा है, अगर किसान भाई इनको अपने खेतों में उगाते हैं और लगभग 2 महीने के उपरांत इनको समेत, इनके जो तना है या पत्ते हैं समेत इनको अगर अपने खेतों में मिक्स कर देते हैं, तो अगर मैं सिर्फ ढैंचे की बात करूं, अगर हम लगभग एक खेत के अंदर ढैंचे की फसल लें तो लगभग हमें 25 टन से लेके 30 टन तक हमें हरी खाद 1 एकड़ में मिल जाती है। जी डॉक्टर साहब। और अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो ढैंचा बोने से हमारे खेतों में 90 से 120 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर हमें ढैंचे की फसल बोने से और उसको मिक्स करने से मिल जाती है। जी जैसे अगर मैं मूंग की बात करूं, अगर मूंग हम बोए तो 10 से 15 टन हमें हरी खाद प्रति हेक्टेयर मिल जाती है। 40 से 50 किलो नाइट्रोजन हमें प्रति हेक्टेयर मिल जाती है। उड़द से भी ऐसे मिल जाती है। गवार की अगर मैं बात करूं तो 20 से 25 टन हमें हरी खाद जो है उससे मिल जाती है प्रति हेक्टेयर, और 60 से 70 किलो शुद्ध नाइट्रोजन हमें उसकी बिजाई करने से मिल जाती है। जी डॉक्टर साहब। और हरी खाद, क्योंकि अगर आप धरती की संरचना की बात करें जी, तो प्राकृतिक इस रूप से जो हमारी जो हरी फसलें हैं, ये सबसे बेहतरीन खाद उसमें साबित हो सकते हैं जी। क्योंकि जैसे ही आप हरी खाद को वहाँ बोते हैं तो आप खासकर जब आप सनई बोते हैं, आप ढैंचा बोते हैं, मूंग बोते हैं, उड़द बोते हैं, लोबिया वगैरह बोते हैं, तो ये फसलें जो हैं भूमि के अंदर जब इनको मिलाया जाता है तो भूमि के ये ऑर्गेनिक मैटर में बहुत भारी वृद्धि करती हैं। जी। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर एक, अगर मैं हमारे सारे हरियाणा की अगर मैं बात करूं, जो सोइल टेस्टिंग रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं, उन सोइल टेस्टिंग रिपोर्ट्स ने ये कहा है कि हमारी भूमि का जो जैविक कार्बन है, ऑर्गेनिक मैटर है, जिसकी आवश्यकता हमें लगभग 0.7 से 1.0 तक है, लेकिन हमारे उपलब्धता जो है हमारे हरियाणा प्रांत में सभी जिलों में वो लगभग 0.3 से लेकर 0.4 है, यानी लगभग वो 0.45 लगभग 50% की हमारे खेतों में उसकी कमी आई हुई है। तो डॉक्टर साहब, जो कार्बनिक तत्व है इसकी जो कमी है, तो इसको पूरा करें हमारी हरी खादें, और दूसरा जो आपने कहा कि नाइट्रोजन की जो कमी है जी, तो उसकी कमी जो है वो हरी खादों से हम पूरी कर सकते हैं। तो यानी कि जो हमारे रासायनिक खाद है या जो डीपीएफ हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें नाइट्रोजन खातर हम इस्तेमाल करें, तो रासायनिक खादों पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। विनोद जी, अगर मैं बात करूं कि देखो, निश्चित रूप से जब हम हरी खाद का प्रयोग अपने खेतों में करते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर तो बढ़ता ही बढ़ता है। जो एक मुख्य तत्व जो पौधे को चाहिए होता है, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की उपलब्धता भी उससे बढ़ती है, क्योंकि जो भी हम फसलें बोते हैं इनकी जड़ों में छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं, जिनको हम गांठें बोलते हैं। उन गांठों के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं। वो बैक्टीरिया जो वातावरण के अंदर हमारे 78% नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को वो जीवाणु, वो बैक्टीरियाज जड़ों में फिक्स करते हैं, और वो जड़ों में फिक्स होने के बाद जब भी हम अगली फसल बोते हैं तो वो फसल जो है उस जीवाणुओं के माध्यम से उस नाइट्रोजन का इस्तेमाल करती है। उसको साथ साथ जब हम ढैंचा या हरी खाद की बिजाई अपने खेतों में करते हैं तो एक प्राकृतिक आच्छादन वो हमारी जमीन को ढक लेते हैं। जैसे आपने मूंग बोया है, ढैंचा बोया, सनई बोया, या कोई अन्य फसल आपने बोई है, तो वो एक प्राकृतिक रूप से हमारी जमीन को ढक लेगी। जी डॉक्टर साहब। प्राकृतिक रूप से उसका आच्छादन करेगी, यानी कि एक मल्चिंग उसके ऊपर कर देगी। अगर जब मल्चिंग होगी तो डायरेक्ट सनलाइट जो हमारी जमीन पे नहीं गिरेगी। जैसे हम बताते हैं आजकल के, अगर आप अपनी ज़मीन को अधिक गर्मी में 36 डिग्री तापमान से अधिक अगर अपनी ज़मीन को आप एक्सपोज करते हैं तो हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर है उस ज़मीन के अंदर, उसकी उड़ने की संभावना बढ़ जाती है। जी डॉक्टर। तो जब वो हरी खाद उस हमारी ज़मीन को ढक के रखेगी, वहाँ आपका ढकने से क्या होगा, एक तो आपका नमी क्लाइमेटिक जोन आपका एक बड़ा सुटेबल प्लांट क्रॉप के लिए हो जाएगा। साथ साथ नमी वहाँ मेंटेन रहेगी, मॉइस्चर मेंटेन रहेगा,
आपकी माइक्रोबियल एक्टिविटीज वहां बढ़ जाएंगी, केंचुए की एक्टिविटीज वहां बढ़ जाएंगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब। साथ साथ जो खरपतवार जो निकलते हैं, खरपतवारों का भी जर्मिनेशन में वो बाधा बनेगा, क्योंकि खरपतवार तभी जम पाएंगे जब डायरेक्ट सनलाइट वहां गिरेंगी और वो पूरी जमीन हमारी उसके लिए एक्सपोज होगी। इसलिए लाइव मल्चिंग के रूप में वो हम, जैसे कई बार हम आपने देखा भी होगा किसान भाई खरपतवार नियंत्रण के लिए हमारे जो क्रॉप रेजिड्यू हैं उनसे अपने खेत को ढक देते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब। वो हमारा एक कास्ट आच्छादन है और ये हमारा एक लाइव आच्छादन जिसको हम बोल सकते हैं। बिल्कुल, जिससे हमारी माइक्रोबियल एक्टिविटी अपने खेतों में बढ़ा सकते हैं। साथ साथ उससे आपका खरपतवार नियंत्रण भी हो जाएगा जी। और जो दूसरा जितनी भी मैंने आपको फसलें बताई हैं, चाहे ढैंचा है चाहे सनई है, ये फसलें डीप रूटेड क्रॉप्स हैं जिनकी जो जड़ें हैं वो गहरे तक जाती हैं। और दो टाइप के इनके रूट्स हैं, एक प्राइमरी रूट्स हैं और सेकेंडरी रूट्स हैं। जो प्राइमरी रूट है वो डीप गहरे तक जाती है, तो वहां से जितने भी तत्व हैं जो लगभग 1-1.5 फुट नीचे जो तत्व हैं उन तत्वों को भी ऊपर लाने का वो अपना काम करते हैं। साथ साथ जो सतह के ऊपर जो है जीवाणु हैं या जो हमारे तत्व रखे हुए हैं उन तत्वों को भी वो पौधा अवशोषित करने के बाद जब जमीन में गड़ेगा जाके तो निश्चित रूप से वो आने वाली फसल में उसका लाभ पोषक को मिल सकता है जी। डॉक्टर साहब, इसके अलावा आपने कहा कि भाई नाइट्रोजन की कमी भी पूरी कर रहा है, खरपतवार नियंत्रण भी होता है, मिट्टी में नमी की मात्रा बनी रहती है और साथ में सूरज की जो धूप है वो सीधी ना गिरने की वजह से खेत में जो है ऑर्गेनिक मैटर है और जो बायो की जो एक्टिविटीज है बायोटिक वो सारी जो है पूरी तरह से होती है। इसके अलावा डॉक्टर साहब, क्या पानी जो है जमीन के अंदर का जो पानी है उसके लेवल को भी बढ़ाने में मदद करता है, या जो हवा की संरचना है मिट्टी के अंदर की अवशोषित करने की? देखिए जी, आजकल जो हमारे खेतों के अंदर जो हमारी कृषि तंत्र के अंदर एक मैकेनाइजेशन हुई है, नई नई मशीनें आई हैं, नए नए तरीके ईजाद हुए हैं, उन तरीकों का कहीं ना कहीं किसान भाइयों ने लाभ तो लिया ही लिया है जी। लेकिन कहीं ना कहीं उन तरीकों के लगातार इस्तेमाल करने से हमारी जमीन के अंदर एक निश्चित सतह के ऊपर जाके एक हार्ड पेन क्रिएट हो गया है। यानी कि इतनी हार्ड जमीन वहां से हो गई है कि उसके नीचे से जो है हमारा कहीं भी ना तो रूट्स जा पाती हैं ना ही हमारा जल जा पाता है। तो इसके लिए जब हम इस प्रकार की फसलें बोते हैं तो जैसे ढैंचा हम बोते हैं, सनई हम बोते हैं, तो उस सनई को बोने से वो जो रूट सिस्टम है वो रूट सिस्टम उस जो हार्ड पेन बनी हुई है उस हार्ड पेन को भी तोड़ देता है, तोड़ के नीचे तक पहुंच जाता है। तो उससे जब हार्ड पेन टूटती है तो निश्चित रूप से जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जल संरक्षण की, जल वहाँ पर रखने की, जमीन की पीने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। और जैसे कई फसलों के अंदर हम देखते हैं कि जैसे हल्की सी बारिश होने के बाद खेतों में पानी खड़ा हो जाता है और वो जो हमारी वर्तमान फसल होती है उसके ऊपर नुकसान करने का वहाँ अंदेशा पैदा हो जाता है। तो ढैंचा बोने से या हरी खाद की फसलें बोने से हमारी हार्ड पेन को भी हमारे तोड़कर वो हमारे लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। और डॉक्टर साहब में जब आपने कहा कि जो जड़ें जो है वो नीचे तक जो है उस हार्ड सतह को तोड़ के निकल जाती हैं, तो उससे हवा का जो है वो संचरण भी सही तरीके से होता है। और डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो है जो हमने हरी खादें बोनी है, ये मूंग है, ढैंचा है, तो इसकी बुआई का सही समय कौन सा और बीज की मात्रा कितनी हमें रखनी है? देखो, मुख्यतः हमारे यहाँ 2-3 फसलें ही हम बोते हैं, जिसमें आपका ढैंचा बड़ा प्रमुख है। साथ साथ मूंग भी किसान भाई बो सकते हैं, उड़द किसान भाई बो सकते हैं, लोबिया किसान भाई बो सकते हैं, सनई किसान भाई बो सकते हैं। सरकार द्वारा भी इस प्रकार के प्रबंध किए गए हैं कि किसानों को हरी खाद की बोने की ओर प्रेरित किया जाए और लगभग 80-90% अनुदान पर अब की बार सरकार द्वारा किसान भाइयों को ढैंचा भी दिया जा रहा है। और ढैंचा जो है उसके लिए अगर उसकी मैं मात्रा की बात करूं जी, 10-12 किलो प्रति एकड़ जी डॉक्टर साहब की बीज की मात्रा जो है 1 एकड़ के लिए सफिशिएंट रहती है। जहाँ तक मूंग किसान भाइयों को बोना है तो 10 से 12 किलो मूंग भी बो सकते हैं। उड़द की जहाँ तक बात है 10 से 12 किलो उड़द भी बो सकते हैं। सनई जो है वो लगभग आप 15 से 20 किलो के आसपास प्रति एकड़ आप उसको बो सकते हैं जी डॉक्टर साहब। क्योंकि इसमें हम ये मात्रा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हमें बीज की मात्रा सुनिश्चित करने के लिए इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा बीज सघन ना हो, नज़दीक बीज ना गिरे और ना ही दूर बीज गिरे जी डॉक्टर साहब। क्योंकि दूर जब बीज गिरेगा तो वो जो तना है, जो पौधों के बीच में एक पौधे दूसरे पौधे के बीच की जो दूरी है, अगर वो ज़्यादा होगी तो हमारा जो तने का जो मोटाई है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, पौधे का जो तना है वो हार्ड हो जाएगा, उसको डिकम्पोजिशन में आगे आने वाले समय में कुछ बाधा पैदा कर सकता है। बिल्कुल। अगर वो नज़दीक होगा
हाँ। अगर वो पौधा एक बीज दूसरे बीज से नज़दीक होगा, ज़्यादा नज़दीक होगा, तो दाने वो जो हमारे तने हैं वो पतले रह जाएंगे। तो इसलिए किसान भाई इस बात का ध्यान रखें, उसको इस तरीके से बिजाई करें कि पौधे से पौधे की दूरी जो है वो एक बराबर सी रहे, ताकि पौधों को एक दूसरे के साथ कंपटीशन ना करना पड़े और हर पौधा जो है अपनी प्रॉपर ग्रोथ ले पाए। जी डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो हम हरी खाद की हम बात कर रहे हैं, तो हरी खाद का एक लाभ तो सबसे बड़ा है कि जो किसान भाई है उसके ऊपर एक तो आर्थिक बोझ कम होगा, क्योंकि उसको रासायनिक खादों की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। और दूसरा, जो रासायनिक खाद उसके इस्तेमाल से जो मिट्टी है उसकी भौतिक संरचना है, रासायनिक संरचना है, उसमें भी जो है बड़ा नुकसान हो रहा है। साथ ही ये हमारे लिए जो है हमारी फसलों में आके जहर का काम भी कर रहा है, जो हमारे शरीर में भी जो है इकट्ठा होता जा रहा है। तो इसलिए हरी खाद का इस्तेमाल किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा करे तो बेहतर रहेगा। विनोद भाई, जैसे आपने कहा कि जहरों की मात्रा बहुत बढ़ चुकी है, एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि मैं प्राकृतिक खेती के विषय से जुड़ा हुआ हूँ और लगातार पिछले 1 वर्ष से हम प्राकृतिक खेती की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। तो कभी किसी दिन और समय मिला तो हम प्राकृतिक खेती विषय पर यहाँ एक चर्चा करेंगे इस विषय पर, क्योंकि बहुत बड़ा विषय है और बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और सरकार द्वारा लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि हम प्राकृतिक कृषि की इस पद्धति को कैसे किसान भाइयों तक पहुँचा पाए और कैसे देश में हम प्राकृतिक कृषि को लागू करें। जी, क्योंकि आप सब, जैसे आपने चर्चा की कि विभिन्न जो रासायनिक खादें हम डालते हैं, दवाइयाँ हम डालते हैं या अन्य जो चीज़ें हम डालते हैं, उससे लगातार हमारे भूमि के स्वास्थ्य के ऊपर, हमारी जल की गुणवत्ता के ऊपर और हमारे वातावरण की गुणवत्ता के ऊपर, हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम के ऊपर बहुत विपरीत प्रभाव आरंभ हो चुका है। और साथ साथ भूमि का जो स्वास्थ्य है वो लगातार हम केमिकल्स का इस्तेमाल करने से या कुछ ऐसी हमारी कल्चरल प्रैक्टिस हमारे इस सिस्टम में आ चुकी हैं, उससे हमारे भूमि का स्वास्थ्य जो है लगातार गिरता जा रहा है। अगर किसान भाई पारंपरिक तरीकों को दोबारा से अपने खेतों में लेके आते हैं तो निश्चित रूप से हमारी ज़मीन का स्वास्थ्य सुधरेगा। साथ साथ हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, जिसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें शामिल रहती हैं, चाहे हमारे उसमें कीट हों, मित्र कीट हों, चाहे हमारे माइक्रोब्स हों, चाहे हमारा केंचुआ हो, क्योंकि केंचुआ हमारा बहुत बड़ा किसान का बहुत बड़ा मित्र है। अगर इस प्रकार की एक्टिविटी हम करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें हमारे जो जीवाणु हैं, जो हमारे लिए लाभदायक जीवाणु हैं, या हमारे अन्य कीट हैं जो हमारे मित्र कीट हैं, या हमारा मित्र जो केंचुआ है, वो उसकी भी संख्या को हम इन क्रियाओं से बढ़ा पाएंगे। जी। और डॉक्टर साहब, ये जो है आपने कहा कि जो मित्र कीट है या जो पक्षी भी हैं, सब जो है वो विलुप्त होते जा रहे हैं राम से इन्हीं रासायनिक खादों के इस्तेमाल से। तो अगर हम प्राकृतिक खादों की तरफ आएंगे तो इनका भी जो है विकास होगा। और साथ में डॉक्टर साहब, कई बार ये देखा जाओ कि जैसे हमने हरी खादों की बात की तो किसान भाई थोड़ा सा लालच में आ जाए कि भाई जो बीज का समय है इसमें कोई और एक फसल ले लें और वो बाजार में बेचने के लायक हो जाएंगे। तो फिर किस तरह किसान भाई को इस तरफ लेके आओ कि भाई ये भी इतना जरूरी है कि इसके बगैर मिट्टी की संरचना जो है वो बिगड़ती जाएगी। इस बात को आपको इस बात से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भूमि जो है हमारी, धरती जो माता है हमारी, उसको माँ किस लिए कहा गया है? माँ इसलिए कहा गया है कि वो हमें हमेशा से, हमारे सदियों से हमारा पालन पोषण करती आई। जी डॉक्टर। अगर हम उस धरती माता को ही भूल जाएंगे, उसके स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे जी, तो कैसे हमारा पालन पोषण कर पाएगी वो? तो इसलिए भूमि के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना हमारा परम कर्तव्य बनता है। और इस प्रकार की गतिविधियों से भूमि के अंदर हरी खाद का संयोजन करने से या प्राकृतिक क्रियाएं उसके अंदर शामिल करने से हम निश्चित रूप से भूमि के स्वास्थ्य को बढ़ा सकते हैं। अगर हमारी भूमि का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हमारी फसलों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, हमारी फसलों की गुणवत्ता अच्छी होगी। और निश्चित रूप से अगर ऐसी क्रियाएं किसान भाई अपने खेतों में अडॉप्ट करते हैं तो निश्चित रूप से उसको उत्पादन में तो लाभ मिलेगा, साथ साथ उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी में भी उसको लाभ मिलेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो मिट्टी का जो पीएच मान है, क्या उसके ऊपर भी इसका जो है हम जो हरी खाद है उसका इस्तेमाल करते हैं तो पीएच अगर कम है तो उसको 7 पे लेके आना, या ज़्यादा हो गया तो उसको कम करना, ये दोनों काम अगर नहीं विनोद भाई, इसमें पीएच का तो इसमें कोई ऐसा रोल नहीं होता है, लेकिन साथ साथ अगर हम इस प्रकार की प्राकृतिक क्रियाओं को अगर हम अडॉप्ट करते हैं और इस प्रकार भूमि के अंदर इस प्रकार की चीज़ों का हम समावेश करते हैं जी डॉक्टर साहब, तो स्वास्थ्य की जब मैं बात कर रहा हूँ, भूमि का स्वास्थ्य किस प्रकार से होना चाहिए, तो भूमि के स्वास्थ्य में हर चीज़ आ जाती है कि ईसी कितना है, पीएच कितना है, ऑर्गेनिक मैटर कितना है, नाइट्रोजन कितनी उपलब्ध है, अन्य खाद कितनी उपलब्ध हैं, जैविक कार्बन कितना उपलब्ध है। तो निश्चित रूप से जब हम इस प्रकार की क्रिया अपने खेतों में करेंगे तो साथ साथ जो हमारा पीएच मान है वो भी जितना आवश्यकता है, क्योंकि पीएच मान हमारे राज्य भर में लगभग 7+ है, 7 से ऊपर है। हमारे जिले की अगर मैं बात करूँ कैथल की, करनाल की, कुरुक्षेत्र, अम्बाला की, तो हमारा पीएच जो है लगभग 8 से प्लस है। जी डॉक्टर। तो ऐसा हाँ, क्योंकि अभी तक हमारे इस राज्य में इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आई है कि हमारा पीएच मान कम हुआ है या हमारी सोइल जो है अम्लीय सोइल हो चुकी है, ऐसा भी नहीं है हमारा। लेकिन निश्चित रूप से अगर
इस प्रकार की क्रियाओं को हम अपनाएंगे तो हम अपने भूमि के स्वास्थ्य को निश्चित रूप से अच्छा कर पाएंगे। जी डॉक्टर साहब इसके अलावा जो मिट्टी का कटाव है जी, क्या इसमें भी जो है? निश्चय, मैं ये बात आपसे कहने ही वाला था कि जब आप इन चीज़ों को बोते हैं और जिनकी जड़ें डीप सिस्टम में जाती हैं तो निश्चित रूप से जब हमारे क्योंकि क्षेत्र में ऐसी बहुत सारी ऐसी ज़मीनें भी हैं जी डॉक्टर साहब, जो जिससे जहाँ जैसे हमारा साउथ हरियाणा का जैसे एरिया है वहाँ हमारे रेत की मात्रा अधिक है, तो वहाँ सोइल का इरोजन लगातार होता रहता है, चाहे जल से हो चाहे हवा से हो। जी, अगर इस तेज गर्मी में अगर इस प्रकार की हम फसलें बोएंगे जी तो जो हवा से जो इरोजन होता है तो उसका कम से कम उसका हम संरक्षण कर पाएंगे जी। और साथ साथ एक बात और भी इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि जितना भी अवशेष हमारा ज़मीन में बचता है इसको ज़मीन में लाने के बाद, तो वो हमारे जो माइक्रोब्स हैं या हमारे जो केंचुआ है उनके लिए भरपूर भोजन की व्यवस्था वहाँ हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, जब वो केंचुए या जो माइक्रोब्स हैं, जो जीवाणु हैं, जब उनके लिए भोजन वहाँ अवेलेबल होगा, उस भोजन की अवेलेबिलिटी के बाद निश्चित रूप से जब उस भोजन को वो ग्रहण करेंगे, अपने पेट से उसको निकालेंगे, तो भूमि की उर्वरा शक्ति में भी बढ़ाने में भी अपनी सहायता करेंगे। और साथ साथ उन जीवाणुओं को जब भोजन मिलेगा तो वो भी निश्चित रूप से अपनी जो कॉलोनियाँ हैं, अपने जो पॉपुलेशन उसको लगातार बढ़ाएंगे और वो जीवाणु लगातार वातावरण से नाइट्रोजन को लगातार जमीन में फिक्स करेंगे। इसमें एक खास बात और भी रहती है, क्योंकि जैसे ही हम कई बार ये देखते हैं कि जब किसान भाई गोबरी खाद जब डालता है जी डॉक्टर साहब, तो गोबरी की खाद डालने से किसान को तुरंत लाभ नहीं मिल पाता जी, उसको लाभ मिलने में कुछ समय लगता है। लेकिन हरी खाद बोने के बाद जब हम उसको डिकम्पोज उसको अपने खेतों में मिक्स करते हैं, जिसके अंदर अपना डाल के उसको गड़ाते हैं, तो तुरंत ही उसका लाभ जो है आने वाली फसल को मिलना आरंभ हो जाता है। यानी जो इसका दोहरा फायदा हमें अपने अगली फसल में मिलने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि तो इसमें जो खर्चा है डॉक्टर साहब कि जो हम हरी खाद ले रहे हैं, तो इसमें खर्चा ज़्यादा है या कम खर्चे पे जो है किसान भाई इसको तैयार कर सकते हैं? कुछ भी खर्चा नहीं, सिर्फ बीज का खर्चा है और बीज में भी सरकार द्वारा एक लगातार अनुदान दिया जा रहा है और किसान भाई इसका निश्चित रूप से अगर इसको अडॉप्ट करते हैं तो बहुत बड़ा लाभ इससे कमा सकते हैं। और उसका डॉक्टर साहब जैसे मान लो मूंग है या सनई है, ढेंचा है, लोबिया है, तो इसमें पानी की खपत कितनी है कि भाई किसी क्षेत्र में जैसे पानी कम है, सूखा इलाका है, तो वहाँ पर भी अच्छी तरह से हम हरी खाद ले सकते हैं? नहीं, आप पानी की मात्रा तो देखिए, क्योंकि गर्मी का मौसम है, 40 डिग्री से अधिक तापमान हो चुका है, तो निश्चित रूप से जो हमने फसल वहाँ बोई है तो उस फसल को हमें मॉइस्चर या नमी तो देनी ही पड़ेगी, इरिगेशन देनी ही पड़ेगी, साप्ताहिक रूप से हमें उसमें पानी लगाना ही पड़ेगा। साथ साथ क्योंकि मौसम में गर्मी आ चुकी है और विभिन्न प्रकार के कीट भी वातावरण में पैदा हो चुके हैं जो कि हमारी फसल को नुकसान भी पहुंचा सकते, तो किसान भाइयों को उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई ऐसा कीट या ऐसी कोई सूंडी उसमें ना लग जाए जो उसको सारे को सारे खा जाए और किसानों को फिर उस चीज़ का जो लाभ मिलना था वो लाभ ना मिल पाए, तो इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और जो सिंचाई है, सिंचाई का भी हमें एक प्रॉपर टाइम बांधना पड़ेगा कि इस समय उसकी सिंचाई हम कर पाएंगे। जी तो साहब, इनकी जो है प्राकृतिक खेती की तरफ किसान भाइयों को बढ़ना पड़ेगा और ज़रूरी भी है इस समय में, क्योंकि जो है आपने कहा कि ये बहुत बड़ा विषय है कि रासायनिक खाद है या जो रसायन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कीटों के नाश के लिए हम कीटनाशक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनका जितना ज़्यादा उपयोग होगा ये हमारे लिए, हमारी मिट्टी के लिए, हमारे पानी के लिए, हमारी हवा के लिए, सब चीज़ों के लिए नुकसानदायक है। तो प्राकृतिक खेती की तरफ किसान भाई जो है वो अग्रसर हों, बढ़ें। और अगर प्राकृतिक खेती किसान भाई करना चाह रहे तो उसके लिए प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था है डॉक्टर साहब? कि अगर कोई प्रशिक्षण लेना चाह रहा है प्राकृतिक खेती के लिए कि उसको कैसे शुरुआत करनी है? वर्ष 2021-22 में प्राकृतिक कृषि प्रशिक्षण संस्थान हमारा कुरुक्षेत्र में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा शुरू कर दिया गया है और जी मुझे बड़ी खुशी है कि मैं अगर बताना चाहूँगा तो पिछले वर्ष हमने 2023-24 के दौरान लगभग हमने 800 कृषि वैज्ञानिकों को, लगभग 5000 किसानों को, लगभग 1000 महिला किसानों को और लगभग 2000 अन्य प्रदेशों के कृषि अधिकारियों को हमने प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दे दिया है। अभी भी हमारे यहाँ प्रशिक्षण लगातार जारी रहते हैं। उसके लिए किसान भाई, हरियाणा के जो किसान भाई हैं उनके लिए हर चीज़ हम फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराते हैं। किसानों के रहने की बड़ी अच्छी व्यवस्था है, किसानों को भोजन वहाँ उपलब्ध किया जाता है। किसानों को 3 दिन तक हम एक वो मॉडल जो हमने एक कोर्स बनाया हुआ है, उसका कैप्सूल कोर्स जो बनाया हुआ है उसकी लगातार हम 3 दिन तक उसकी शिक्षा हम उसमें विभिन्न माध्यमों से किसानों को देते हैं। उसके लिए कंडीशन ये रहती है कि किसान भाई अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर करवाएं, साथ साथ
हमारा जो एग्री हरियाणा का जो पोर्टल है, उस पोर्टल के ऊपर प्राकृतिक खेती का जो पोर्टल है, उस प्राकृतिक खेती के पोर्टल पर भी अपना पंजीकरण करवा के और अपने जिले के जो कृषि अधिकारी हैं उनसे संपर्क करके हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेने आ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो साहब ये जो आपने जानकारी दी कि हरी खाद के फायदे क्या हैं, तो इसके अलावा मिट्टी की संरचना को सुधारने में और कोई कारक है जो हरी खाद के अलावा कि हम इस्तेमाल कर सके हैं कि भाई मिट्टी की संरचना और हम सुधार पाएँ? प्राकृतिक के जो रूप से अगर मैं बात करूं तो ऐसी बहुत सारी, देखिए प्रकृति बहुत पहले आई है, इंसान बहुत बाद में आया है। बिल्कुल। इस धरती के ऊपर ऐसा कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 84 लाख योनि हमारे इस धरती के ऊपर मौजूद हैं जी। हर योनि एक दूसरे की पूरक है। हर योनि का इस धरती पर जन्म लेना किसी न किसी कारणवश हुआ है। जितनी भी वनस्पतियां हमारी इस धरती के ऊपर पैदा हुई हैं, हर वनस्पति किसी न किसी रूप में इस धरती के लिए लाभदायक है। जी डॉक्टर साहब। हर जीव, हर कीट, हर पतंगा, हर पौधा, हर वनस्पति कहीं ना कहीं हमारी इस प्रकृति व्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो अलग बात है कि हमने किसी एक चीज़ को फसल मान लिया, दूसरी चीज़ को हमने खरपतवार मान लिया, जी। वो हमारे लोभ लालच की वजह से है, लेकिन उसका कोई ना कोई इस धरती के ऊपर आना उचित है। अगर हम अपने खेतों के अंदर प्राकृतिक व्यवस्थाओं को दोबारा से मेंटेन करते हैं, रिबिल्ड करते हैं, तो निश्चित रूप से हम प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़ सकते हैं। और क्योंकि प्राकृतिक खेती का जो मूल आधार है वो हमारी देसी गाय है जी। और देसी गाय को सबसे पहले हम, क्योंकि इस धरती के ऊपर 3 चीज़ों को माँ कहा गया है, धरती माँ, जन्म देने वाली माँ और गाय माता। अगर हम गाय को दोबारा माँ मान के अपने घर में लेके आते हैं तो निश्चित रूप से हम प्राकृतिक खेती की पद्धति को आगे बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने हरी खाद के महत्व और इसकी बिजाई के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विनोद भाई। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। साथियों, किसानवाणी कार्यक्रम में आज का जो हमारा विषय था हरी खाद का महत्व व उसके लिए उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें, ये सब जानकारी आपके बीच दे रहे थे डॉक्टर विनोद कुमार, जो संयोजक हैं प्राकृतिक कृषि प्रशिक्षण केंद्र कुरुक्षेत्र में। उनसे बातचीत कर रहे थे विनोद भाई। इसी के लिए आज का किसानवाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरधारी की राम राम।